हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जावा के इस लेक्चर वीडियो सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है टॉपिक स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ा था, तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते क्या हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है? तो जब हम किसी भी वेरिएबल यानी कि मेमोरी को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक्सेसिबल है या नहीं है और कहाँ और किस तरीके से एक्सेसिबल है, इस चीज़ को डिफाइन करता है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मेमोरी बनाया और उस मेमोरी को हम कहीं एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो एरर आ जा रहा है, मतलब वो एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड दैट ब्लॉक या एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मीन्स उस वेरिएबल का स्कोप वहाँ तक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर वो मेमोरी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में हम देखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर थ्री टाइप्स of variables in Java, है ना, on the basis of scope, on the basis of scope। ठीक है, स्कोप के बेसिस पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल। सेकेंड है आपका क्लास वेरिएबल और थर्ड है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तीन तरह का हमारे पास वेरिएबल है स्कोप के बेसिस पर। एक है आपका इंस्टांस वेरिएबल, दूसरा है क्लास वेरिएबल और तीसरा है आपका लोकल वेरिएबल। ये तीन तरह के हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है इंस्टांस वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपका इंस्टांस वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल है ये डायरेक्टली क्रिएटेड इन द क्लास, डायरेक्टली क्रिएटेड इन द क्लास। दे आर डायरेक्टली क्रिएटेड विद इन अ क्लास, विदिन ए क्लास। और बोल सकते हैं कि दे आर द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, दे आर डेटा मेंबर ऑफ क्लास, डेटा मेंबर ऑफ क्लास। ये दोनों क्या होते हैं? क्लास के डेटा मेंबर्स कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है हमारा इंस्टांस ऑफ वेरिएबल में कि होता क्या है, ये कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये वेरिएबल इंस्टांस ऑफ वेरिएबल है, पर्टिकुलर वेरिएबल क्लास ऑफ वेरिएबल है और पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल में काउंट कर रहे हैं। इसमें इंटीजर फ्लोट वो सब आएंगे, उसके बेसिस पर हम टाइप के बेसिस पर, ये कैटेगराइजेशन नहीं है, ये इसके स्कोप के बेसिस पर है। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं? तो वैसे वेरिएबल, सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स डिफाइंड इनसाइड द क्लास विच क्रिएट ऑफ मेमोरीज, है ना, और रिजर्व द मेमोरीज फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। है ना, क्या होता है? वैसे मेंबर्स क्लास के या ये वेरिएबल्स जो मेमोरी रिजर्व करते हैं बट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। एंड दे क्रिएटेड सेपरेट मेमोरीज फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। क्या करता है ये? सेपरेट मेमोरी क्रिएट करता है, रिजर्व करता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी उस क्लास के लिए डिफाइंड होंगे। मतलब अगर आपने कोई क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर आपने दो मेमोरी बनाया है n1 n2 इंटीजर टाइप, और आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो जो n1 n2 मेमोरीज होंगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्या होंगे?
क्रिएट होंगे, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये मेमोरी रिजर्व करेंगे, और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट 1 के लिए N1 N2 अलग से मेमोरी रिजर्व करेगा, ऑब्जेक्ट 2 के लिए N1 N2 अलग से मेमोरी रिजर्व करेगा, ऑब्जेक्ट 3 के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व करेगा, है ना। तो वैसे वेरिएबल्स को जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व करते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल्स। समझ में आया? तो इंस्टांस वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इंस्टांस वेरिएबल्स, इंस्टांस पहला का हम लिखते हैं, ये इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड और रिजर्व memories when object is created for that class, है ना, for that क्लास। क्या होता है? इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं और रिजर्व होते हैं, मेमोरी रिजर्व करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फॉर दैट क्लास, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो दे क्रिएट सेपरेट मेमोरीज फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। दे क्रिएटेड सेपरेट memories for each and every object for that class या of that class। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे ईच उसके लिए सेपरेट मेमोरी क्रिएट करेगा, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। किसी भी क्लास के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए सेपरेट मेमोरी क्रिएट करता है। तो इनको बोलते हैं हम इंस्टांस वेरिएबल्स। इंस्टांस वेरिएबल्स का एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास XYZ, इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए। हमने बताया है कि जो इंस्टांस वेरिएबल होगा और क्लास वेरिएबल होगा वो कहाँ डिफाइन होगा? इनसाइड द क्लास, डायरेक्टली इनसाइड द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ डिफाइन किए इंट N1 N2, और एक हमने फ्लॉट से भी डिफाइन किया, फ्लॉट F1। और भी कुछ मेमोरी हम बना सकते हैं, बट हम अभी 3 मेमोरी बना रहे हैं। इसमें कुछ मेंबर मेथड्स होंगे, है ना, मेथड्स भी हमने बनाया और क्लास क्लोज कर लिया, है ना। ये क्लास हमने बनाया XYZ, इसमें हमने 3 मेमोरी बनाया, N1 N2 और F1, 2 इंटीजर टाइप और एक फ्लॉट टाइप। कुछ मेथड्स होंगे, अभी हम मेथड्स पर ध्यान नहीं देंगे, मेथड्स के बारे में नहीं, हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया और यहाँ क्लास हमने क्लोज कर लिया। अब इसी पर्टिकुलर क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का रूल होता है, आपको सबसे पहले क्लास नेम लिखना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट नेम कोई भी दे सकते हैं, तो हमने OB दिया, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर यूज होगा, न्यू कीवर्ड, और फिर से क्लास नेम यानी कि उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, इसलिए क्लास नेम मेथड, है ना, ये हम देंगे। तो ये क्या हो गया? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना OB। अब जब ये ऑब्जेक्ट बना तब ये मेमोरी रिजर्व होगा। N1 N2 और F1 जो है ये तीनों किस तरह के मेमोरीज हैं? तो ये इंस्टांस मेमोरीज हैं, इंस्टांस वेरिएबल हैं। किस तरह के वेरिएबल हैं? इंस्टांस वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। तो ये तब रिजर्व होंगे, तब मेमोरी क्रिएट करेंगे जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उस केस में हमारा मेमोरी रिजर्व होगा। और ये तीनों मेमोरी किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे? किसके लिए मेमोरीज बनाएंगे? ऑब्जेक्ट OB के लिए। तो इस OB को 3 मेमोरी मिलेगा, एक N1 से, एक N2 से और एक F1 से। ये 2 आपको इंटीजर टाइप मिलेगा इसको, है ना, और ये आपका रिफ्लॉट टाइप मिल जाएगा।
ठीक है। और ये सारा मेमोरी किसके साथ लिंक रहेगा, इस ऑब्जेक्ट OB के साथ, ठीक है। इसी तरह सपोज हमने इस XYZ का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, XYZ O, इसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने X इज इक्वल टू न्यू XYZ, है ना। फिर एक और मेमोरी हमने बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, अब यही सेम मेमोरी इसको एलोकेट नहीं होगा, इसके लिए भी अलग से N1 N2 और F1 मेमोरी रिजर्व होगा। यानी कि फिर से एक N1 नाम का मेमोरी रिजर्व होगा, N2 नाम का मेमोरी रिजर्व होगा और F1 नाम का रिजर्व होगा, जिसमें N1 N2 इंटीजर और F1 आपका क्या होगा, फ्लोट टाइप। और ये पूरा किसके साथ लिंक हो जाएगा, X ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि अगर आप X.N1 एक्सेस कीजिएगा, अगर आपने एक्सेस किया X.N1 तो कौन सा मेमोरी एक्सेस होगा आप इस केस में, है ना। मेमोरी को हम एक्सेस कैसे करते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ क्लास को हम एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ X.N1 एक्सेस किए, तो ये कौन एक्सेस होगा, ये एक्सेस करेगा इस मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन को ये एक्सेस करेगा। इसी तरह हमने लिखा OB.N1, तो ये किसको एक्सेस करेगा, तो OB.N1 इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी क्लास के लिए जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट को वैसा जो मेमोरी वेरिएबल है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी बनाकर और ऑब्जेक्ट बनने पर ही मेमोरी रिजर्व करेगा और उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी बनाएगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंस्टांस ऑफ क्लास, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टांस ऑफ क्लासेज होते हैं। तो उस इंस्टांस के लिए जो मेमोरी है अवेलेबल, है ना, पर्टिकुलर उस इंस्टांस के लिए जो इस इंस्टांस के थ्रू एक्सेस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। जैसे अब इसी XYZ का एक और हम मेमोरी यहाँ रिजर्व कर रहे हैं, XYZ का एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने XYZ और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने P इज इक्वल टू न्यू XYZ। तो ये P को भी 3 मेमोरी मिलेगा, एक N1, एक N2 और एक F1, ठीक है। अब ये तीनों किसके साथ लिंक रहेगा, P के साथ। अब अगर हमने एक्सेस किया P.F1 तो ये किसको एक्सेस करके देगा हमको, तो ये इस मेमोरी को एक्सेस करेगा, है ना। अगर हमने OB.F1 एक्सेस किया OB.F1 तो ये किसको एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा इस मेमोरी लोकेशन को। यानी सब अपना सेपरेट सेपरेट मेमोरी रिजर्व कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स को जो क्लास के अंदर क्रिएट होते हैं, बट मेमोरी रिजर्व कब करते हैं, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। समझ में आ गया होगा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लास वेरिएबल, इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं क्लास वेरिएबल क्या होता है। अब क्लास वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि क्लास वेरिएबल भी क्या है, आपका क्लास के अंदर ही डिफाइन होगा। क्लास वेरिएबल भी क्या होगा, क्लास के अंदर ही डिफाइन होगा। बट क्लास वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, तो क्लास वेरिएबल क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व नहीं करता है। क्लास वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व नहीं करता है, बल्कि एक ही मेमोरी रिजर्व करता है और वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर देता है, उसको शेयर कर देता है। सेम मेमोरी रिजर्व करके उसको सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर देता है। और जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनको हमेशा हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनको हम हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा और फिर हम उस मेमोरी नेम को लिखकर हम उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन जो क्लास वेरिएबल्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेंबर ऑफ द क्लास होते हैं, है ना। जो क्लास वेरिएबल होता है, पहला लाइन इसके बारे में लिखेंगे, दे आर डायरेक्टली मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास,
है ना, दे आर डायरेक्टली मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास। क्या होते हैं क्लास वेरिएबल? डायरेक्टली मेंबर होते हैं पर्टिकुलर क्लास के, वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर नहीं होते हैं सेपरेट, वो क्लास के मेंबर होते हैं डायरेक्टली। और वो क्या करते हैं क्लास वेरिएबल? कॉपी जो मेमोरी जो रिजर्व करते हैं वो सेम कॉपी शेयर कर देते हैं फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। क्या करता है? ये पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन क्या है हमारा इसमें? तो दूसरा लाइन है हमारा कि तो क्लास वेरिएबल्स create only one memory class variables create only one memory for all the objects of that class क्या होता है? क्लास वेरिएबल्स क्रिएट ओनली वन मेमोरी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। इट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। इट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है। अब जो क्लास वेरिएबल होता है इसको हम एक्सेस करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगाकर, और इसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं ना। इट कैन बी एक्सेस थ्रू either object of that class with dot operator, object of class with dot operator or either object of that class with dot operator or directly with class name with dot operator, class name with dot operator। ठीक है। इट कैन बी एक्सेस थ्रू आइदर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विथ डॉट ऑपरेटर और डायरेक्टली विथ क्लास नेम विथ डॉट ऑपरेटर। समझ में आया? यानी कि जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो डायरेक्ट मेंबर ऑफ दी क्लास होते हैं, है ना, वो एक ही मेमोरी रिजर्व करेगा और उसी को बाकी के ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर दे। इट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑफ ऑल दी विथ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ लिख सकते हैं विथ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और ये क्या करता है? इट कैन बी एक्सेस थ्रू आइदर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विथ डॉट ऑपरेटर और डायरेक्टली विथ क्लास नेम विथ डॉट ऑपरेटर। हम क्या कर सकते हैं? क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगाकर, और ऑब्जेक्ट के साथ भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सेम मेमोरी लोकेशन ही है, अलग अलग मेमोरी बना नहीं रहा है, तो आप क्लास नेम के साथ ही एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिखिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लास, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है उसको भी लिख लीजिए। क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो किस एक कीवर्ड को लगाने के कारण हमारा जो इंस्टांस वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कौन कीवर्ड है? किस कीवर्ड को यूज करेंगे हम टू क्रिएट अ क्लास वेरिएबल? तो स्टैटिक, है ना, स्टैटिक कीवर्ड is used to create class variable, है ना। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट क्लास वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज करेंगे टू क्रिएट क्लास वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको बनाएंगे कैसे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे हमने कोई क्लास क्रिएट किया, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको लिख लीजिए पहले, 1 मिनट हम देते हैं थोड़ा सा टाइम।
आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, लिख लिए होंगे कॉपी में आप। ठीक है, क्लास वेरिएबल हम बनाएंगे कैसे? तो जैसे हमने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास XYZ, इसमें कुछ वेरिएबल हमने बनाया इंट N1, ठीक है, और हमने एक और वेरिएबल बनाया इंट X1, ठीक है। इसके पहले हमने लगा दिया स्टैटिक, है ना, स्टैटिक इंट X1। अब इसमें कुछ मेथड्स होंगे, मेथड्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो XYZ में दो वेरिएबल बना हुआ है, एक N1 और एक X1। ये N1 क्या है? तो ये हो गया इंस्टांस वेरिएबल, और ये हमारा क्या है? क्लास वेरिएबल। अब N1 मेमोरी कब रिजर्व होगा? तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन X1 नाम का मेमोरी रिजर्व हो गया, ठीक है, X1 नाम का मेमोरी रिजर्व हो गया, है ना, जो कि इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप है, ठीक। अब ये जो मेमोरी हमने बनाया X1, ये हमारा क्लास वेरिएबल है, और इसको क्या होगा? ये सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होगा। तो XYZ का है, को हमने ऑब्जेक्ट बनाया XYZ OB इज इक्वल टू न्यू XYZ, ठीक है। इसी तरह XYZ का एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया XYZ P इज इक्वल टू न्यू XYZ, ठीक है। दो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक X, एक OB और एक P। तो OB के लिए एक N1 नाम से मेमोरी रिजर्व होगा, ये किसके साथ कनेक्ट होगा? OB के लिए, और एक P के लिए भी मेमोरी रिजर्व होगा N1 नाम से, और ये P के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि एक ही इंस्टांस वेरिएबल है। लेकिन ये दोनों इसी क्लास वेरिएबल को शेयर करेंगे, ठीक है, सेम कॉपी X1 का अलग अलग कॉपी इनको असाइन नहीं होगा। N1 का अलग अलग कॉपी असाइन होगा, बट X1 का अलग अलग कॉपी यहाँ से असाइन नहीं होगा। अब एक्सेस कैसे करेंगे? अगर इस N1 को एक्सेस करना है तो हमको लिखना होगा OB.N1, तो ये एक्सेस करेगा इस मेमोरी को। अगर इसको एक्सेस करना है तो लिखेंगे P.N1, तो ये एक्सेस करेगा इस मेमोरी को। लेकिन अगर हमने लिखा OB.X1, तो ये किसको एक्सेस करेगा? इस मेमोरी को। इसी तरह हमने लिखा P.X1, तो ये भी एक्सेस करेगा इसी मेमोरी को। अगर ये OB.X1 में हम वैल्यू रख दिए 20, तो वो P.X1 का भी वैल्यू हो जाएगा, और P.X1 ने अगर उसके वैल्यू को चेंज करके 63 कर दिया तो वो OB के X1 के लिए भी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? सेम मेमोरी। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी एक्सेस किया जा सकता है, जो क्लास नेम है XYZ, उसके साथ भी डॉट ऑपरेटर लगा के X1 को एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि ये भी इसी को एक्सेस करेगा। तो ज़्यादातर हम लोग क्लास नेम के साथ ही एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास वेरिएबल होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है, सेम कॉपी बनाता है, अलग से मेमोरी रिजर्व नहीं करता है। तो इसमें एक और पॉइंट है क्लास वेरिएबल के बारे में, क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? हमारा क्लास वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल भी कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। क्लास वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्लास वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा लोकल वेरिएबल, इसको लिख लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा लोकल वेरिएबल। थर्ड क्या है हमारा? लोकल वेरिएबल। थर्ड है हमारा लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो अब कभी क्या होता है कि हम अपने क्लास में मेथड्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेथड्स क्रिएट करते हैं। तो उन मेथड्स के अंदर, है ना, उन मेथड्स के अंदर जो वेरिएबल बनता है, जैसे हम मेथड्स बनाए और मेथड में भी हमको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए कुछ डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए, जिसका काम सिर्फ उसी में मेथड में है, उस डेटा का काम उस मेथड के बाहर नहीं है, तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल हम उस मेथड के अंदर भी बनाते हैं, ठीक है। या फिर मेथड में वैल्यू कहीं से सेंड किया जा रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पर पैरामीटर लिस्ट बनाते हैं। तो वो सब जो बनता है वो सिर्फ उनका जो स्कोप होता है उसी मेथड के अंदर होता है। उस मेथड के बाद उस वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं होता है, मतलब उसको हम उस ऑब्जेक्ट के उस मेथड के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा और एरर आएगा। और साथ ही साथ वैसे मेमोरीज को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का मेमोरी नहीं है, इंस्टांस वेरिएबल नहीं है। और डायरेक्ट क्लास नेम लिख के डॉट ऑपरेटर लगा कर भी नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल भी नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं होता। वो पर्टिकुलर किसी मेथड के अंदर क्रिएट ही होता है, इनिशियलाइज होता है और उसमें वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना होगा, फिर वो मेथड वो अपने अंदर के मेमोरीज को एक्सेस करके यूज करेगा, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड और डिक्लेयर्ड और क्रिएटेड, जो बोलिए आप, क्रिएटेड इनसाइड एनी मेथड आर कॉल्ड क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, है ना। वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड, डिक्लेयर्ड और क्रिएटेड इनसाइड एनी मेथड आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जो स्कोप होता है, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर मेथड के डेफिनेशन के अंदर होती है। उस डेफिनेशन के बाहर अगर हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा। साथ ही अभी हमने ये भी बताया कि उसको अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस करेंगे तो भी नहीं होगा, क्लास के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस करेंगे तो भी नहीं होगा। इनको एक्सेस करना है, अगर इनको यूज में लाना है तो आपको उस मेथड को एक्सेस करना होगा, और वो मेथड फिर अपने अंदर वो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कभी, क्यों, इसका भी हम अभी रीजन बताएं कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी मेथड को कॉल करते हैं, मेथड में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, कुछ टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करना है, जिसका यूज सिर्फ उसी मेथड के अंदर, डेफिनेशन के अंदर है, उसके बाद उस डेटा का कोई यूज़ नहीं है। तो वैसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम कभी भी क्लास या इंस्टांस वेरिएबल का यूज ना करके मेथड के अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाकर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास XYZ। अभी हम बार बार XYZ को ही लेकर चल रहे हैं क्लास, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते थे। अब यहाँ पर हमने एक मेमोरी बनाया इंट N1। आप बता सकते हैं कि ये N1 किस टाइप का मेमोरी बना? तो ये बना हमारा इंस्टांस वेरिएबल। इसी के बाद हमने यहाँ लिख दिया स्टैटिक इंट X1। ये किस टाइप का मेमोरी बना? ये हमारा क्लास वेरिएबल यानी कि ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनाएगा, बट ये सेम कॉपी सबके साथ शेयर कर देगा। नेक्स्ट, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया void कैल्सी, ठीक है, कैल्सी नाम का एक मेथड बनाया हमने, है ना, पब्लिक void कैल्सी या कैल्सी मेथड। और इसके अंदर हमने डिफाइन क्या किया है? तो इसके अंदर हमने डिफाइन किया एक N1 प्लस X1, बट इसको स्टोर करने के लिए हमने इसके अंदर वेरिएबल बनाया T,
किस नाम का वेरिएबल बनाया, टी या टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया, और टेम्प नाम के वेरिएबल में हमने लिखा है n1 प्लस x1, ठीक है, n1 प्लस x1 या n1 प्लस 25, n1 प्लस 25, इस तरह से भी हमने कुछ भी कोई भी, और फिर हमने इसको प्रिंट किया है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया हमने टेम्प को। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टेम्प है ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मेथड हमने बनाया है void sum, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ मेमोरी लिया int x int y, और इसको हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, और ये क्लास हमने क्लोज, तो ये वाला भी हमारा क्या कहलाता है, ये ऐसे तो ये पैरामीटर लिस्ट है ना, बट इसको भी हम लोकल वेरिएबल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन वेरिएबल्स का यूज और इनका जो स्कोप है सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर नहीं। इसी तरह यहाँ टेम्प का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। इस ब्रैकेट के बाहर अगर हम टेम्प को एक्सेस करने, अगर यहाँ हम टेम्प को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, बट यहाँ n1 और x1 एक्सेस हो जाएगा, बट टेम्प एक्सेस नहीं होगा। इसी तरह ये x और y जो यहाँ क्रिएट हुआ है, इसको किसी अनदर मेथड के अंदर या कहीं अनदर लोकेशन पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं। तो लोकल वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्रिएट होते हैं और वो उसी मेथड के अंदर अपने आप को का अस्तित्व बनाए रखते हैं, मतलब आप मेमोरी रिजर्व करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। उस मेथड के बाहर आने के बाद उनका कोई स्कोप नहीं होता है, वो जो भी मेमोरी रिजर्व किए हुए होते हैं वो सारा उनसे फ्री कर लिया जाता है और उसको उस नाम को हटा दिया जाता है मेमोरी में से, कि इस नाम का कोई मेमोरी अब अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? तो लोकल वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके वेरिएबल्स थे, है ना, किस बेसिस पर, स्कोप के बेसिस पर, इंस्टांस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स। लिख लीजिए इसको। इरेज कर दे रहे हैं, इस आप पॉज करके लिख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग मीन्स होता है टू कन्वर्ट द टाइप ऑफ डेटा, है ना, फ्रॉम वन टू अनदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपल सा हमने डेफिनेशन क्या बोल दिया, टाइप कास्टिंग मीन्स टू कन्वर्ट द टाइप ऑफ डेटा, है ना, टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, वन टू अनदर। अब टाइप ऑफ डेटा क्या होता है? तो अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है वेरिएबल, जो क्या बताता है, डेटा के टाइप को बताता है कि वो डेटा किस टाइप का है, इंटीजर, फ्लॉट, डबल, है ना, शॉर्ट, बाइट, क्या है उसका टाइप, क्या है, कैर, स्ट्रिंग, ये सब बहुत सारे टाइप्स हैं। तो टाइप कास्टिंग मतलब यही होता है कि अगर इंटीजर का डेटा है तो उसको हम बाइट में, बाइट का डेटा है तो इंटीजर में, फ्लॉट का डेटा है तो डबल में, डबल का डेटा है तो फ्लॉट में, और इंटीजर में, और बाइट में, और शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? तो टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्ट द टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। अब इसमें दो तरह से टाइप कास्टिंग होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। अब देखिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है कि हम कभी डबल वैल्यू कुछ कोई कैलकुलेशन किए और उस कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो डबल टाइप का आ गया, मतलब पॉइंट में आ गया, बट हमको पॉइंट में नहीं चाहिए था, हमको इंटीजर में चाहिए था। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस डबल टाइप के डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना यानी कि चेंज द टाइप ऑफ द डेटा, और तो वो क्या कहलाएगा हमारा टाइप कास्टिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, है ना। हमारे पास कितने टाइप कास्टिंग है, दो तरह के, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा जो फर्स्ट है वो है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, है ना। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो वैसा टाइप कास्टिंग, वैसा कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर जिसमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या हो जाए, डेटा का टाइप चेंज हो जाए, है ना। जिसके लिए हमको कोई अलग से कोई मेथड, कोई फंक्शन या कुछ ऐसा यूज ना करना पड़े। ऑटोमेटिक डेटा का जो टाइप है इंटीजर से फ्लोट, मतलब किसी भी टाइप में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमको क्या करना पड़ता है, अपने तरफ से किसी टाइप के कीवर्ड्स, मेथड्स वगैरह को यूज करना पड़ता है फ्रॉम टू कन्वर्ट द टाइप ऑफ द डेटा, है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली हम किसी डेटा के टाइप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अनदर टाइप में, तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट। और किसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या था, फोर्सफुली कन्वर्जन, फोर्सफुली कन्वर्जन, ठीक है। ऑटोमेटिक में तो हमारा इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहाँ तो हमको कुछ यूज नहीं करना है ना। अगर कुछ यूज कर दिए तो फिर ऑटोमेटिक थोड़ी रह गया, लेकिन फोर्सफुली में हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई कीवर्ड और मेथड्स यूज करते हैं, कीवर्ड और मेथड्स, ये हम लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट द टाइप ऑफ द डेटा, ठीक है। बट इसमें हम लोग कुछ भी कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब ऑटोमेटिक कहाँ होगा, है ना, ये बात आती है कि ऑटोमेटिक कहाँ होगा और कहाँ हमको फोर्सफुली करना होगा। तो ऑटोमेटिक कहाँ होगा, तो जब हम लोअर प्रिसीजन वाले डेटा टाइप को हायर प्रिसीजन में कन्वर्ट करेंगे, हायर प्रिसीजन के टाइप में, तब वहाँ ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। अब हायर और लोअर प्रिसीजन कैसे पता चलेगा, तो आप वेरिएबल वाले वीडियो में जाइए, जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है मेरा लेक्चर, वहाँ जाइएगा तो आपको हम हर टाइप के साइज़ को डिफ़ाइन किए हैं, हर टाइप के साइज़ को डिफ़ाइन किए हैं कि वो कितना मेमोरी रिजर्व करता है, ठीक है। तो वो उसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन लोअर प्रिसीजन का है और कौन हायर प्रिसीजन का है। अब इंटीजर में बात करें तो इंटीजर में हम लोग पढ़ा था सबसे पहले सबसे पहले बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, है ना, फिर लॉन्ग, यही था। तो सबसे लोअर प्रिसीजन है हमारा बाइट का, देन उससे हायर प्रिसीजन है हमारा शॉर्ट का, देन इंट का, देन लॉन्ग का, ठीक है। ये हमारा प्रिसीजन है। उसी तरह अगर फ्लॉट और डबल रियल में आएंगे तो फ्लॉट का, फिर डबल का, ठीक है। इसी तरह अगर हम कैरेक्टर और स्ट्रिंग में जाएंगे तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर का ही कलेक्शन है, तो वो दोनों सेम ही है ना। तो क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमारा लोअर टू हायर में कन्वर्जन है, तो वहाँ इम्प्लिसिट हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा
ये किस में होगा, लोअर प्रिसीजन से लोअर प्रिसीजन टू हायर प्रिसीजन। हायर प्रिसीजन में हमारा क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और इसमें भी ये याद रखिएगा, इंटीजर में ही, जैसे इंट से लॉन्ग में हो जाएगा लोअर से हायर, शॉर्ट से लॉन्ग बाइट, अरे शॉर्ट से लॉन्ग और इंट में हो जाएगा, इसी तरह बाइट से शॉर्ट लॉन्ग और इंट में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। शॉर्ट जो होगा, शॉर्ट सबसे, बाइट सबसे स्मॉलेस्ट प्रिसीजन है इंटीजर में, तो इंटीजर में आपस में जो कन्वर्जन होगा, तो आपस में भी शॉर्ट से हायर, मतलब लोअर टू हायर प्रिसीजन में जो कन्वर्जन होगा, उसको करने के लिए हमें कुछ यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाए, जैसे हमने बनाया शॉर्ट से एक मेमोरी बनाया है ना, शॉर्ट से हमने बनाया x और इसमें स्टोर किया 28। अब इसको एक इंटीजर y में कॉपी करना है। ठीक है, यानी ये जो 28 डेटा है इसको y में हमको कॉपी करना है, तो ये शॉर्ट है, इसको इंटीजर में कॉपी करना है, यानी कन्वर्ट कर देना है। तो हम डायरेक्ट y = x लिखेंगे और ये हमारा कन्वर्ट होकर उसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कन्वर्जन हुआ, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ। ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोअर टू हायर प्रेसिडेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ में आ रहा है, इजी है। तो जब लोअर टू हायर प्रेसिडेंस करेंगे तब हमको इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना है, यानी कि सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर देना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कब होता है, जब हम हायर टू लोअर प्रिसीजन करते हैं, है ना, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर प्रिसीजन जब में हम जाएंगे तब हमको करना होगा, क्या करना होगा, तब हमको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना होगा। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमको किसी न किसी कीवर्ड और मेथड का यूज करना है। ठीक है, अब क्यों यहाँ पर हमको फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है जबकि उसमें नहीं करना पड़ा, तो देखिए, जब लोअर प्रिसीजन से हायर प्रिसीजन में जाइएगा तो आपके डेटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट का जो रेंज है इंट के रेंज से क्या है, कम है। तो अगर शॉर्ट का जो डेटा होगा आसानी से इंटीजर वाले मेमोरी में स्टोर हो जाएगा पूरा का पूरा, उसमें से किसी तरह का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, तो वो आसानी से चेंज हो सकता है, इसलिए ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है। लेकिन जब हम हायर प्रिसीजन से लोअर में आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने लॉन्ग का डबल का डेटा इंटीजर में स्टोर करना है, तो डबल में क्या होता है 65.25, इसको इंटीजर में करना है। अब 2.25 तो स्टोर होगा नहीं, इंटीजर का नहीं भाई, 0.25 हम नहीं कर सकते हैं। तो अब आप वो ऑटोमेटिक करिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, कीवर्ड्स या दूसरे आपको कीवर्ड्स यूज करना होगा, इंट, जिसके थ्रू आप हायर प्रेसिडेंस से लोअर प्रेसिडेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, लेकिन उसमें डेटा का लॉस होगा। ठीक है, तो जब हायर टू लोअर प्रिसीजन में करना है तो हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं और इसमें डेटा में भी लॉस्ट है ना, डेटा सम इंफॉर्मेशन में भी लॉस्ट है ना, इसमें क्या होता है, सम इंफॉर्मेशन में भी लॉस्ट। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन इसमें लॉस होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। ठीक है, या नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, मे भी है। जैसे मान लीजिए 22.500 है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किए तो 22 आ जाएगा, 0.00 नहीं आएगा, तो 0.00 का कोई वैल्यू भी नहीं होता है, तो कोई लॉस नहीं भी हो। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे, ये तो आपका इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल था। इसी तरह अगर एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बनाया डबल में d = लिखे हम 19.65। अब इसको इंटीजर x एक मेमोरी है, इसमें डालना है, कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करेंगे, तो इसके कॉपी करने के लिए x = यहाँ पर हम इंट कीवर्ड को यूज करेंगे
और यहाँ किसको कन्वर्ट करना है, तो डी को। तो क्या हो जाएगा, डी का डेटा कन्वर्ट होकर इंटीजर में और एक्स में स्टोर हो जाएगा, बट इसमें से डेटा लॉस हो जाएगा, यानी कि 0.65 हट जाएगा, सिर्फ यहाँ 19 स्टोर होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या स्टोर होगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू स्टोर हो जाएगा 19। ठीक है, हमारा 0.65 स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर के पास कैपेसिटी ही नहीं है रियल वैल्यू को स्टोर करने का। समझ में आया? तो ये कहलाता है। अब इसमें कभी कभी जैसे स्ट्रिंग से हमको कन्वर्ट करना है आपको इंटीजर में, स्ट्रिंग से इंटीजर में या डबल में, तब वहाँ मेथड्स यूज होते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हमने वेरिएबल बनाया s और इसमें हमने स्टोर किया 23। अब ये स्ट्रिंग में तो डबल कोट में होगा। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, है ना। इंटीजर मेमोरी है हमारे पास इंट n, इसमें हमको स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा भी कि नहीं। अब जैसे स्ट्रिंग s में अगर हमने एक स्ट्रिंग मेमोरी बनाया, यहीं पर एक और स्ट्रिंग मेमोरी हमने बनाया, ठीक है, और स्ट्रिंग में str नाम का वेरिएबल है, इसमें स्टोर कर दिया xyz, तो क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो बिकॉज ये क्या है, कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डिजिट्स होंगे एज ए स्ट्रिंग, तो ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये 23 कन्वर्ट होगा, बट ये कन्वर्ट नहीं होगा इंटीजर में। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, मेथड, और उस मेथड का नाम है पार्स int। अब ये पार्स int कहाँ डिफाइन है, ऐसी हवा में नहीं डिफाइन है, ये एक इंटीजर नाम के क्लास के अंदर डिफाइन है। एक इंटीजर क्लास है, आगे जाके हम लोग रैपर क्लास पढ़ेंगे तब वहाँ पर आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। तो ये इंटीजर क्लास के थ्रू एक्सेस होगा। इंटीजर क्लास का ये स्टैटिक मेंबर है, तो डायरेक्ट क्लास के साथ ही एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया कि जो लोकल ग्लोबल डेटा मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट क्लास के साथ एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमको n में s के वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ यूज करेंगे इंटीजर डॉट और पार्स int नाम का एक मेथड है, पार्स int, जिसमें i कैपिटल है, और इसमें हम इस s को पास कर देंगे। तो s का वैल्यू हमने पास किया, तो ये पार्स int इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और ये पार्स int इंटीजर क्लास का मेंबर है, इसीलिए हमको यहाँ इंटीजर डॉट लगा के कॉल करना पड़ा इसको, और ये हम स्टोर कर लेंगे इसमें n में। तो यहाँ पर हमने क्या कौन सा कन्वर्जन किया है, इसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है, यहाँ पर भी हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है। तो इस तरह के कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और इसी पूरे तरीके को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टू कन्वर्ट द डेटा, है ना, टाइप ऑफ वेरिएबल और वैल्यू फ्रॉम वन टू अनदर। तो दो तरीके से होगा, एक ऑटोमेटिक जिसको इम्प्लिसिट कहेंगे, इसमें हमेशा लोअर प्रिसीजन टू हायर, क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं होता है ना, आसानी से लोअर प्रिसीजन का डेटा हायर प्रिसीजन में एकोमोडेट हो जाएगा, आसानी से उसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं, जैसे इंटीजर का डेटा अगर लॉन्ग में स्टोर करना है या इंटीजर का डेटा डबल मेमोरी में स्टोर करना है, तो डायरेक्ट इक्वल टू साइन लगाकर हम स्टोर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अब ये y में x का डेटा स्टोर हो गया, अब y का डेटा हमको एक डबल में स्टोर करना है, तो डायरेक्ट हम एक डबल मेमोरी बनाएंगे, डबल नाम का d मेमोरी बनाए, और d इज इक्वल टू क्या कर देंगे y, तो ये आराम से चला जाएगा, या d इज इक्वल टू x भी कीजिएगा तो चला जाएगा, है ना, कॉपी हो जाएगा। क्योंकि लोअर प्रेसिडेंस का डेटा आसानी से अपने पूरे डेटा के साथ, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ हायर प्रेसिडेंस में एकोमोडेट हो सकता है, बट हायर प्रेसिडेंस का डेटा जब लोअर प्रेसिडेंस में आएगा तो ज़रूर अपने वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लॉस करेगा। तो इन्फॉर्मेशन लॉस होता है, इसलिए वहाँ पर हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है, यानी कि फोर्सफुली डेटा को कन्वर्ट करना होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, आप वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, है ना। एक और छोटा सा टॉपिक है वो हम बता देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आपको सभी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं कि कौन से डेटा टाइप का मेमोरी जब बनाइएगा, है ना,
तो उसमें अगर कोई वैल्यू स्टोर नहीं किए हैं, जैसे आप इंटीजर से मेमोरी बनाए और उसमें आपने वैल्यू स्टोर नहीं किया, क्योंकि हम बताए थे ना वेरिएबल बनाते समय हम जरूरी नहीं कि वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने मेमोरी बनाया y, तो यहाँ y का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है। मतलब जब मेमोरी रिजर्व होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर किया जाता है, ताकि उस मेमोरी में पहले से जो डेटा है, कभी ना कभी मेमोरी यूज हुआ होगा, जो मेमोरी ये रिजर्व करेगा अपने अंदर, तो उसमें कोई ना कोई डेटा होगा, तो उसको हटा कर वहाँ एक वैल्यू स्टोर करना होता है। और वो वैल्यू क्या स्टोर होगा, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है हर डेटा टाइप का, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, क्या है हम लिख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या है, तो बाइट है हमारे पास, है ना, बाइट टाइप। बाइट से जो मेमोरी बनाइएगा उसमें स्टोर होगा आपका 0, क्या स्टोर होगा 0। नेक्स्ट शॉर्ट से भी बनाइएगा तो उसमें भी डिफ़ॉल्ट में क्या होगा 0, अगर कुछ नहीं स्टोर किए तो 0। इंट से बनाइएगा तो भी 0, ठीक है। लॉन्ग से बनाइएगा तो लॉन्ग से 0L, कैपिटल L यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉन्ग टाइप का डेटा है, ठीक है। इसी तरह फ्लॉट से बनाइएगा, फ्लॉट से तो आपका स्टोर होगा क्या 0.0F, 0.0F, F यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लॉट टाइप है। इसी तरह डबल से अगर बनाइएगा, जब आप एक्सेस करके प्रिंट कीजिएगा तो सिर्फ आपको 0.0 और 0 ही प्रिंट होगा, F और L नहीं प्रिंट होगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये फ्लॉट है और ये लॉन्ग है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये लॉन्ग और फ्लॉट और डबल में। इसी तरह लॉन्ग और INT में भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए L लास्ट में लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि ये लॉन्ग टाइप और ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। इसी तरह डबल और फ्लॉट में डिफ्रेंशिएशन के लिए ये था। डबल में आप स्टोर करते हैं 0.0D, ठीक है। कैर में अगर मेमोरी बना है कैरेक्टर, तो उसमें जो मेमोरी बनाइएगा तो उसमें भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होगा, वो स्टोर होगा नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद बूलियन, बूलियन से अगर कोई मेमोरी बनाते हैं बूलियन डेटा टाइप यूज करके, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है फॉल्स, है ना। बूलियन से कोई मेमोरी अगर आपने बनाया है तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। और लास्ट है रेफरेंस, रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट वगैरह जब बनता है ना, तो उसमें आपका स्टोर होता है नल, ठीक है। और वॉइड भी एक था, वॉइड में भी नल था। वॉइड तो नल के लिए ही होता ही है, उसमें तो और कुछ स्टोर भी नहीं होगा, तो नल, है ना। तो ये हमारा कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनके थ्रू अगर कोई मेमोरी रिजर्व करते हैं और उसमें अगर कोई डेटा स्टोर नहीं किए हैं तो भी उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर रहेगा, जो कि ये सब होगा 0.0L, 0.0F, 0.0D, नल कैरेक्टर, फॉल्स, नल, ये सब। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये था आपका डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, और उसमें टाइप कास्टिंग हमने देखा आज। और हमने आज क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग के पहले हमने देखा था कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, ये हमने देख लिया, ठीक है। स्कोप हमने देखा, स्कोप हमने 3 तरह का देखा। तो इसमें अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, टॉपिक समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।